Now we have started actually the RH criterion, है ना. सो RH क्राइटेरियन का यूज क्या है कि भाई हमको देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग ऑन द RHS, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग इन द LHS, how many number of poles are lying into the onto the imaginary axis. But we can't get the exact location of all the poles. मैं क्या बोल रहा हूँ, we can't get the exact location of all the poles. But अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए कि भाई कोई भी पोल RHS में लाई कर रहा है, अगर कर रहा है एक भी पोल, 6 नंबर ऑफ पोल्स हो, सपोज 6 नंबर ऑफ पोल्स यू आर हैविंग, and if one pole is lying into the RHS and the rest of the poles are lying into the LHS, then also your system is unstable system. Clear? अगर जियोमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे तो मार्जिनली स्टेबल. अब मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को क्रिटिकली स्टेबल, जस्ट स्टेबल, लिमिटेडली स्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, ये 4 नाम है. मार्जिनली स्टेबल मैं लिख के भी दे दूंगा आपको. मार्जिनली स्टेबल, क्रिटिकली स्टेबल, लिमिटेडली स्टेबल एंड जस्ट स्टेबल, ये सब नेम्स है मार्जिनल स्टेबल के लिए. तो कई बार गेट में ये नेम्स भी यूज कर लेते वो लोग, है ना. तो वो आपको याद होना चाहिए. ओके, अब अगर सब पोल्स LHS में है तो बात खत्म हो गई, सिस्टम स्टेबल. बट सर अगर कोई पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है और बाकी सब पोल LHS में है तो उसको मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोला जाएगा. मैं क्या बोला, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोला जाएगा. क्लियर? ओके. तो RH क्राइटेरियन के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. और मैंने आपको एक ये फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए ना, हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया था. बट RH एरे कैसे डिजाइन करना है वो हम लोग पढ़ रहे थे और शायद 2 क्वेश्चन कर लिए थे ना. तो एक बार RH एरे डिफाइन हो गया, डिजाइन हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साथ डील करना है. क्या बोला मैं, फर्स्ट कॉलम के साथ. ओके सर, अब ये पहला इक्वेशन था जो हम लोगों ने कल कर लिया था. उसमें हम लोगों ने RH एरे कैसे डिजाइन करना है वापस एक बार बता देता हूँ कि यहाँ से S क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, S⁻³ से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद S² नहीं, उसके बाद S⁻1 वाला ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 0. क्लियर? ओके, यहाँ पर डबल 1 है तो यहाँ पर डबल 1. क्लियर? 11. बाद में S² के लिए यहाँ पर उसका कोफिशिएंट क्या है, 6. और यहाँ पर S⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, 6. बात खत्म हो गई. उसके बाद ये तो सिस्टम पैरामीटर से, सिस्टम कोफिशिएंट से. उसके बाद हम लोगों को डिराइव करना है, सब कोफिशिएंट्स हम लोगों को डिराइव करना है RH एरे के लिए. तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6. ऑलवेज यही आपको डिनोमिनेटर में रखना है, दूसरा कुछ भी नहीं. ओके सर, तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा 10 आया था, 10 ले लिया था. उसके बाद यहाँ पर वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, माइनस 1 इंटू 0, कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो 0, डिवाइडेड बाई 6 ही होगा. वापस से ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम वाला ये जो पैरामीटर 6 उससे ही डिवाइड करना है आपको, इससे गलती से मत कर बैठना. ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. बाद में वापिस से 10 इंटू 6, क्लियर, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10. क्लियर? तो 6 आएगा, वापिस से यहाँ पर 0. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन व्हाट यू हैव टू सी, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट ओनली फर्स्ट कॉलम, ओनली फर्स्ट कॉलम. ओके, अब फर्स्ट कॉलम में जो अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रही हो तो इतने मतलब सब पोल्स LHS में लाई कर रहे हैं ऐसा मैं बोलूंगा. बट ऑक्सिलरी इक्वेशन का केस अलग है, उसमें भी साइन चेंज नहीं होगी, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन का केस अलग है, वो भी हमको पढ़ना बाकी है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया है. अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ रही है ना, मतलब साइन चेंजेस आ रही है, मैंने आपको कल यहाँ पर बोला था कि साइन चेंजेस आई, सपोज यहाँ पर साइन चेंजेस आ गई, तो साइन चेंजेस अगर आ रही है तो उसका मीनिंग क्या है कि जितना नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ रही है उतना नंबर ऑफ पोल्स RHS में लाई कर रहे हैं. क्लियर? तो ये एक एग्जांपल के साथ आपको मैंने बोला था. और 2 अगर पोल RHS में लाई कर रहे हैं तो बाकी के 3 पोल, क्योंकि S⁻5 तो मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 5 नंबर ऑफ पोल्स मिलने वाले हैं ना, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. 3 नंबर ऑफ पोल्स कहाँ पर लाई करने वाले, LHS. ओके, यहाँ तक हो गया था, है ना. अब दूसरी बात ये, एक ये बड़ा वाला लिया था S⁻4, S⁻4 वाला एक टर्म लिया था हम लोगों ने. तो S⁻4 में क्या था,
कि यहाँ पर जो 1 होगा तो 1, बाद में s टू 2, बाद में s टू 0, 10 मतलब क्या 10 इंटू s टू 0 है ना, एनीथिंग रेस टू 0 मीन्स 1, क्लियर। नाउ s क्यूब, यहाँ पर 1, s टू 1 6, बाद में 0, बाद में वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ करके शो कर दिया था कैसे आपको करना है। एंड देन यू हैव टू सी द फर्स्ट कॉलम ओनली। इफ यू आर गेटिंग द साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम, then you can say the system is unstable, है ना, because that much number of poles will lie in the RHS। बट यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने बोल दिया था कि ये सिस्टम स्टेबल है भाई। ओके, नाउ विल मूव अहेड। अब देखो कई तरह के केसेस है RH क्राइटेरियन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला, बाद में कोई एक कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा, तब कई तरह के केसेस है, तब आपको क्या करना है वो सब आज देखते हैं ना। s⁴ वाला हो गया था ना, s⁴ प्लस s क्यूब प्लस 10s² प्लस 12s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना, s⁴ प्लस s क्यूब प्लस 10s² प्लस 12s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आप स्टार्ट कर दीजिए सोल्व करना मेरे साथ ही, है ना, मेरे साथ। ये आसान भी है, आरे चेरे इतना टफ रहता नहीं है किसी के लिए। वैसे कंट्रोल सिस्टम मैंने बोला पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्लियर। 1 10 10 है ना, s⁴ 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 अगर कोई भी कोएफिशिएंट मिसिंग है तो उसको 0 लिख देना, है ना, 0 लिख देना। s⁴ 1 s⁴ 12 है, ये हमारा 12 ऐसा होता है 0, क्लियर। अब यहाँ पर वापस एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, है ना, 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12, ओके, डबल ने आंसर दे दिया है अनस्टेबल, मतलब -2/1 -2, क्लियर। अब यहाँ पर लाने के लिए वापस से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 10 -0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 10, 0, क्लियर। अब -2 इंटू 12 -24 -10 डिवाइडेड बाई -2, तो 17 आ जाएगा, है ना, 17, बाद में वापस से 0 0 और यहाँ पर 10 0 0, है ना, 17 इंटू 10 -0 डिवाइडेड बाई 17 मतलब 10। मतलब देखो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में आपको यहाँ पर दिखने को मिल ही जाएगा, यहाँ पर, है ना, लास्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट कॉलम को आपको ऑब्जर्व करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ सर, फर्स्ट कॉलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपको दिखाई दे रही है, कम ऑन। तो मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नो साइन चेंजेस, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब 2 साइन चेंजेस आर देयर, 2 sign changes are there, so 2 poles RHS, so I can say the system is अनस्टेबल सिस्टम, है ना। ऑलमोस्ट सब लोगों को समझ में आया। बट ये एग्जांपल से सीख क्या मिली हमको, ये एग्जांपल से हमको सीख क्या मिली सर। आगे भी आपने s⁴ वाला लिया था, वापिस से s⁴ वाला लिया आपने, बट देखो यहाँ पर s⁴ वाला लिया था, सब कोफिशिएंट्स थे, सब कोफिशिएंट वो पॉजिटिव थे, क्लियर। एक भी एस वाला टर्म मिसिंग भी नहीं था, और ये सिस्टम स्टेबल थी, है ना। और यहाँ पर देखिए s⁴ से स्टार्ट हुआ था, हर एक कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और मतलब s एनीथिंग, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि s का कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है यहाँ पर, तो भी ये तो अनस्टेबल हो गया, तो भी ये तो अनस्टेबल हो गया। तो कई स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि अगर कोई भी एस टर्म मिसिंग ना हो, और दूसरी बात हर एक कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो वो स्टेबल ही होगा, वो यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ से एक सीख मिली हमको कि भाई हर एक एस टर्म प्रेजेंट है एंड ऑल द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, देन ऑल्सो यू मे गेट द अनस्टेबल सिस्टम,
you may get the unstable. At least you can say that system may not be stable. Are you getting my point? तो वो चीज थी क्लियर, वो सिखाने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल और ले लिया था। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हम लोग, ठीक है ना। केसेस जो आने वाले वो सीखना है हमको। एस रेस टू 4 6x क्यूब 10s स्क्वायर प्लस 36s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं जो भी अभी दे रहा हूँ आपको वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। कम ऑन स्टार्ट कर दीजिए, सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ। s रेस टू 4 s रेस टू क्यूब s रेस टू 2 s रेस टू 1 s रेस टू 0 1 10 10। सर सब वापिस से आपने एक एग्जांपल ले लिया है ना। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, देखिए यहाँ पर 10 इंटू 60 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 60। ओके, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है 24/6 4। क्लियर, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 4 आ रहा है, आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 6 इंटू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 10 आ जाएगा 0। क्लियर, वापिस से यहाँ पर देखिए 4 इंटू 36 4 इंटू 36 4 इंटू 36 हो जाता है, आराम से हो जाता है। बट अभी भी अगर आपको ऐसा देखना है कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो एक रूल अवेलेबल है इसके लिए। देखो 4 इंटू 36 हो तो जाता है, सबसे हो जाता है, बट अगर कोई थोड़ा थोड़ा और बड़ा सा नंबर होता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। उस टाइम हमको मतलब वापिस मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना, क्योंकि सब टेबल्स हमको याद होते नहीं, हम एट अ टाइम कर लेते हैं देख के। बट एक और चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा रूल अवेलेबल है, यहाँ पर 6 और 36 आप देख लेना, 6 और 36 और यहाँ पर तो 0 है, तो मतलब उसको मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, अब 6 और 36 में से क्या चीज कॉमन निकल सकती है, क्या चीज कॉमन निकल सकती है 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6। क्लियर, आप कॉमन निकाल सकते हो, मैं अभी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको कि कैसे कॉमन निकाल सकते हो। अब वापिस से यहाँ पर आ जाइए 10 माइनस 6 है ना, 10 माइनस 6 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आ गया आपका आंसर। क्लियर, अब 1 इंटू 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 10 आ गया आपका आंसर। आंसर सेम रहा तो कॉमन निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने एट द एंड वही किया एक तरीके से, बट यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हो ना, आंसर सेम रहेगा। वापिस से अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर यहाँ से वापिस से कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ अभी कॉमन निकालने की शायद जरूरत नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, है ना। 6 इंटू 4 24 माइनस 10 14 14/4 14/4। नाउ 0 0 10 0 0। तो ये एग्जाम्पल तो सबको आता था कि सर स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है ना, कैसा है स्टेबल है। कैसे सर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम देखा हमने, फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज हो नहीं रही थी, तो ये मैं बोल दूंगा डायरेक्टली स्टेबल सिस्टम। बट यहाँ से सीखने को क्या मिला कि एक जो रो है उसमें से कोई एक पॉजिटिव रियल इंटीजर अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो कॉमन निकाल सकते हो, नेगेटिव को कॉमन नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट कॉमन पॉजिटिव रियल इंटीजर फ्रॉम एनी रो। क्लियर, नेगेटिव अगर हो, यहाँ पर समझ लो कोई नेगेटिव हो, नेगेटिव अगर यहाँ पर -6 एंड 36 होता तो सिर्फ पॉजिटिव को आप निकाल लो, मतलब 6 को निकाल लो, -6 को आप कॉमन मत निकाल लेना, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम पे तो डिपेंडेंट है पूरा का पूरा आरएच टेबल,
है ना, कि फर्स्ट कॉलम को तो हमको देखना है, तो वहां से आपने कॉमन निकाल लिया -6 को, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने लिख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव का आप कॉमन ले सकते हो। क्लियर? इससे कई कई बार ऐसा होगा आगे जाके एग्जाम्पल में कि अगर आप कॉमन निकालना सीख गए हो तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आगे जाके कई नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, तो देखते हैं। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। s⁵ 2s⁴ प्लस 3s³ प्लस 4s² प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा ऑर्डर एक बढ़ा दिया ना, फोर्थ ऑर्डर तक हम लोग काम कर रहे थे आरे चेहरे पे, अब फिफ्थ ऑर्डर पे आ गए हम लोग। फिफ्थ ऑर्डर ट्राई कीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस है, थोड़ा सा डिफरेंट केस है, वो भी देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 1, देन s⁵3, s⁵1, यहाँ पर s⁴ से स्टार्ट होगा, s⁵2 एंड 0। तो यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालना पॉसिबल है तो निकाल लेते हैं। चलो 2 4 6 था, 2 कॉमन निकाल दिया, 1 2 3 रहा। ओके, अब 3 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1। 5 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2, और बाद में यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, अब 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0। यहाँ पर 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 3 आ गया, और यहाँ पर 0। क्लियर? अब इसके नीचे s⁴1 में जाना है हमको, तो 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0 वो आपको यहाँ पर इन्फिनिटी दे देगा। अगर वापस आप यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इन्फिनिटी -0 सपोज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो ये जो आरे चेहरे है वो ऐसा बोला जाता है यहाँ पर कि ब्रेक हो गया, आरे चेहरे यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? अब उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया है हम लोगों को कि यहाँ पर जो भी आपको 0 आपको दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा हूँ, 0 आपको जो भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक कोई भी एक एप्सिलॉन आप गेस कर सकते हो, एप्सिलॉन, एंड द लिमिट एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ये होता है। मतलब 0 ना लेके मैं अगर कोई एक ऐसी वैल्यू ले लूँ एप्सिलॉन की 0.00001, ऐसी एक छोटी सी वैल्यू ले लूँ तो चल जाएगा काम अपना, है ना। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन में लिख दूंगा आपको। तो सर एप्सिलॉन कब ले सकते हैं? जब फर्स्ट कॉलम में आपको 0 दिखाई दे, रो में, है ना, जब रो है आपकी और वहां पर फर्स्ट कॉलम, हम लोग फर्स्ट ही कॉलम को ऑलवेज एनालाइज करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में अगर आपको 0 दिखाई दे, उस रो में एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो में आपको 0 दिखाई दे, यहाँ पर 0 दिखाई रहा था, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा था। ओके सर, फर्स्ट कॉलम में 0 दिखाई दे, आपने बोला उस ही रो में जहां पर आपको 0 दिखाई दे रहा है उसी रो में अगर आपको एक भी नॉन जीरो एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो आप एप्सिलॉन ले सकते हो, अदरवाइज तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला केस हो जाएगा, अदरवाइज तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई ये जो रो है उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सर ने बोला कि यहाँ पर एप्सिलॉन लेके काम हो सकता है अपना। और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन वैल्यू इट शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू 0, मतलब आप ये वैल्यू लेके भी चल सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो आप, 0.01 अगर आपको लेना है, 0.0001 लेना है, एक सिंपल लॉजिक है कि आपको 0 के पास रखनी है वो वैल्यू, है ना, क्योंकि एक्चुअली में ये 0 था। अब आगे बढ़ रहा हूँ, 2 एप्सिलॉन, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, है ना, 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यस और नो, 2 एप्सिलॉन -3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन।
अब ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू थी, समझ लो यही है, यही ये वैल्यू है ना, बहुत ही छोटी। तो स्मॉलर वैल्यू माइनस अ वेरी मच बिगर वैल्यू, देन व्हाट यू विल गेट, नेगेटिव वैल्यू ना। मतलब अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0.0001 यहाँ पर पुट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना, जस्ट से मी यस और नो, आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी ना। 2 एप्सिलॉन-3, आप ऐसा करके भी लिख सकते हो, कर सकते हो सब कुछ, है ना। बट सिंपल लॉजिक से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू आपने 0 के करीब गेस कर ली, -3 करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, वो पक्की बात है सर, ये नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये तो 0 के क्लोज वैल्यू थी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 के क्लोज पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब नेगेटिव ही मिलेगा एट द एंड। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू, नाउ आई विल गेट 0 0, yes or no, and then again I will get 3 over here, 3 0 0, है ना, नेगेटिव वैल्यू into 3 minus 0 divided by negative value, so negative value will be cancel out and you will get 3, yes or no। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, divided by minus v, so this will be cancel out, means at the end you will get 3, clear। तो ये मिला, ओके सर। अब वापिस से फर्स्ट कॉलम देख लो, वापिस से फर्स्ट कॉलम देख लो, आंसर देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आया, वापिस से पॉजिटिव, तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2, क्लियर। तो 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपका सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल। 2 नंबर ऑफ पोल RHS, यहाँ पर मैं बोल दूंगा अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्लियर। तो स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको साथ साथ, स्टेटमेंट, if in any row the first element, the first element becomes 0 and rest, ओके, एंड रेस्ट तो नहीं आएगा, एंड एटलीस्ट one non-zero element is present, then take 0 as epsilon, and epsilon should be very very close to 0। I hope it is all clear to you people, clear। अगर यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स 0 हो जाते ना, अगर ये 3 भी 0 होता, मैं s⁻² की बात कर रहा हूँ, s⁻² वाली रो की, अगर यहाँ पर 3 भी 0 होता तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला केस आ जाता, बट अगर यहाँ पर ये 3 0 होता और ये 0 3 होता तो भी आपको एप्सिलॉन ही लेना होता। मैंने क्या बोला कि अगर आपको पूरी रो में फर्स्ट एलिमेंट आपका जो है वो 0 है, बाकी भले ही हर एक एलिमेंट 0 बट एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन 0 हो उसमें, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट को आप एप्सिलॉन गेस कर सकते हो। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल, है ना। तो ऐसा भी होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हो स्टेबिलिटी के ऊपर। बट दूसरा एक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर रखा है इसीलिए मैं बोल सकता हूँ, इफ द एप्सिलॉन विल कम इनटू द पिक्चर into your RH array, what I am telling to you, that if the epsilon will come into the picture in your RH array, then at least one pole will be there in the RHS। सर ये क्या बोल रहे हो आप, अगर एप्सिलॉन प्रेजेंट होगा आपके एरे में, अगर आपके RH एरे में एप्सिलॉन आ गया, आंसर आया, तो एटलीस्ट वन पोल यू विल गेट ऑन द RHS, so you can say easily that the system is unstable। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक तो होगा ही RHS में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि RHS सिस्टम अनस्टेबल है। यहाँ पर भले ही 2 पोल्स RHS में आ रहे हैं बट एटलीस्ट एक तो आया। समझ में आ रही बात, मेरा ऑब्जर्वेशन कि
if the epsilon will come into the picture into the RH table, then at least one pole will be there in the RHS. So directly, see, if you are getting the epsilon over here and there is no case of the auxiliary equation, na, then directly by getting the epsilon over here you can stop, na, you can stop the calculation and just try to give the answer that the system is unstable. ऐसा भी एग्जांपल है हमारे पास कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो तो भाई साहब ये सिस्टम अनस्टेबल, अगर आपको पता था, अगर पता होता तो डायरेक्टली आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन वापस से नहीं होना चाहिए उसमें, बट वो डिफरेंट केस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैंने जो आपको एप्सिलॉन वाला बोला वो स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। क्लियर? अब s⁻6, s⁻5, s⁻4, s⁻3, s⁻2 plus s minus 6 is equal to 0. This is your characteristic equation. s⁻1, s⁻0, 1 बाद में 4, s⁻4, s⁻2 and minus 6, s⁻5, 1, s⁻3, 1, s 1 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, वापिस से 0, यहाँ पर -6। यस और नो? ये सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल? यस, डेफिनेटली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला कि अगर आपका कोई भी रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सर यहाँ पर ऐसा हो रहा था 0 है, हाँ, और उसी रो में अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट हो, मतलब -6 नॉन जीरो एलिमेंट बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर 0 की जगह पर, फर्स्ट एलिमेंट में 0 की जगह पर मैं एप्सिलॉन ले लूंगा। और सर आपने तभी बोला कि अगर एप्सिलॉन आएगा तो एटलीस्ट वन पोल विल लाई इन द RHS, एटलीस्ट वन पोल। तो सर सिस्टम अनस्टेबल हो गई, बात खत्म। ओके, बट हमको यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप एप्सिलॉन लेके आगे बढ़ जाओ और मुझे वो बता दो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग इनटू द RHS एंड LHS। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग इनटू द RHS एंड LHS। क्योंकि ये देखो, एक मार्क का क्वेश्चन होता तो मुझे लगता है कि अनस्टेबल स्टेबल पूछ लेते वो लोग, बट अगर सबके पास ये ऑब्जर्वेशन है और सबके पास ये ट्रिक है तो उन लोगों को भी मालूम होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो क्या पूछेंगे कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर लाइंग इनटू द LHS एंड RHS, अगर 2 मार्क में उसको पूछना है तो। क्लियर? यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन -0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यू विल गेट 1 ओवर हियर। एप्सिलॉन +6 divided by epsilon, so 6 by epsilon I can write na, 6 by epsilon, then 0 0। clear? Now 0 minus 6 by epsilon into epsilon, this epsilon will be cancel out, divided by 1, तो -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देन -6 0 डिवाइडेड बाई 1, -6 0 0, -6 इंटू पॉजिटिव वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, -6 इंटू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, बट नेगेटिव ही आएगा। -6 इंटू पॉजिटिव वैल्यू में लिख रहा हूँ, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज 6 बाई एप्सिलॉन मतलब बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। +6 डिवाइडेड बाई -6 डिवाइडेड बाई -6, सो नेगेटिव वैल्यू मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू, +6 तो नेगेटिव ही रहेगा, वापिस से डिवाइडेड बाई -6 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। देन 0 0 0, देन अगेन -6 0 0 0। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? हाउ मेनी पोल्स आर लाइंग इनटू द LHS एंड RHS? यहाँ पर क्या है कि आप एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन बहुत ही बड़ी छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही बड़ी छोटी मतलब क्या, बहुत ही छोटी वैल्यू, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर
साइन चेंजेस देखना है, साइन चेंजेस देखना है। जस्ट लेट मी फाइंड आउट माय पॉइंटर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से तो सब कुछ पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब 3 नंबर ऑफ साइन चेंजेस you are getting. So 3 number of poles are lying into the RHS and 3 number of poles are lying into the LHS. So directly you people are able to comment on the stability, whether the system is stable or not. तो मतलब ये सिस्टम कैसी हो गई, अनस्टेबल, अनस्टेबल, इज इट ओके, अनस्टेबल। अब ऑक्सिलियरी इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन वाला। अब एप्सिलॉन वाला एक जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है ना। अब ऑक्सिलियरी इक्वेशन वाला कंसेप्ट कितना मा 7। Now s raised to 5 plus s raised to 4 plus 3s cube plus 3s square plus 2s plus 2 is equal to 0. This is your characteristic equation है ना, this is your characteristic equation. Now just try to design the RH array. ओके, यहाँ पर क्या होगा मैं आपको वो शो कर देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा मैं आपको वो शो कर देता हूँ। s raised to 5, s raised to 4, s raised to 2, s raised to 1, s raised to 0. Clear? Now 1, then 3, then 2, then 1, 3, 2. Clear? So over here what you will get, 3 minus 3, 0 divided by 1, तो 0 आ जाएगा। 2 minus 2, 0 divided by 1, 0, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वापस से 0। Clear? So over here in this particular row you are getting all the elements as 0 in this particular third row है ना, S3, SS23 वाली रो की मैं बात कर रहा हूँ। over there you are getting all the elements as 0. So over here you can't use the concept of epsilon. तो सर अब क्या करना है, इसको क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको पहले, इसको रो ऑफ जीरोस बोला जाता है, रो ऑफ जीरोस। अब देखिए ऑक्सिलियरी इक्वेशन में वापस से आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एप्सिलॉन के हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट दिया, जैसे मैंने एप्सिलॉन के हिसाब से आपको एक स्टेटमेंट दिया, क्लियर, कि अगर एप्सिलॉन आ जाएगा तो एटलीस्ट वन पोल विल लाई इन द आरएचएस एंड यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल और स्टेबल। क्लियर? बट अगर ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ रहा है तो वापस से मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, इफ द ऑक्सिलियरी इक्वेशन विल कम इनटू द पिक्चर into the RH array, if the auxiliary equation will come into the picture into the RH array, then the system will become marginally stable or unstable, but it can't be remain stable. If the auxiliary equation will come into the picture of an RH array, into the RH array actually, then the system will become marginally stable or unstable, but it can't remain stable. कि या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या तो फिर अनस्टेबल होगा। अब वो कैसे मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर अब रो ऑफ जीरोस आई, इसको रो ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो उसके ऊपर वाला जो ये रो है, उसके ऊपर वाला रो, उसका यूज हमको करना है, उसका यूज करके वापस से रो ऑफ जीरोस को निकाल के वापस से जो डिराइव्ड कोएफिशिएंट है वो पुट अप वहां पर करना है। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं, वो कैसे करना है वो देखते हैं। s raised to 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2, ये आपका ऑक्सिलियरी इक्वेशन बोला जाता है। ये जो रो ऑफ जीरोस है, मतलब कि पूरे के पूरे टर्म्स जीरोस है पर्टिकुलर रो में,
तो उसको हटाने के लिए और एक पर्टिकुलर डिराइव्ड कोफिशिएंट पुट अप करने के लिए हम ये जो इसकी ऊपर वाली रो है, रो ऑफ जीरोस की ऊपर वाली रो, उसको हम एक इक्वेशन के तौर पे लिखते हैं और उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, उसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। बाद में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाद में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ कर दिया सर। तो अब ये जो कोफिशिएंट मिले वो x⁻³ का है। देखिए ये जो कोफिशिएंट मिला यहाँ पर 6 एस वाला वो यहाँ पर एस की जगह पर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, अब हमने क्या किया एग्जैक्टली कि एक जो रो ऑफ जीरोस के ऊपर जो था रो, उसका इक्वेशन लिख दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया और अब हमको s⁻³ और s⁻1 का कोफिशिएंट मिल गया है सर। तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा, बट उसमें से भी मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 0। अभी यहाँ पर वापिस से अब कुछ भी नहीं है, सिंपल वापिस से 3 × 2 6 -3 मीन्स 3/2 1.5 1.5। अब 4 -0 डिवाइडेड बाई 2 2, यहाँ पर 0। ओके अब 1.5 × 3, यहाँ पर देखिए 1.5 × 3 मतलब 4.5 -4 डिवाइडेड बाई 1.5, 4.5 -4 डिवाइडेड बाई 1.5, so 0.5 by 1.5 means 1/3, 1/3, then 0, then 0 and over here 2 0 0। मैं क्या बोल रहा कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना वो यहाँ पर आके ही रहता है ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में, है ना, यहाँ पर आ गया। ओके अब इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया s⁻0 वाला, आपको कैलकुलेशन भी नहीं बताया ना, 2 0 0। ओके तो सर यहाँ पर तो हर एक जो साइन है, आपने बोला था फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम देखा हर एक साइन पॉजिटिव है, मतलब नो साइन चेंजेस आर देयर इन द फर्स्ट कॉलम, सो सर इट इज अ स्टेबल सिस्टम। बट जब भी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दिखाई दे, क्योंकि अगर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब s⁻0 तक आपने अगर आर एच को कैलकुलेट करके रखा है तो आपको पता तो चल जाएगा ना एटलीस्ट कि रो जीरोस मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा है कि नहीं। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा है तो वो कंसेप्ट वापिस से छोड़ दो कि भाई फर्स्ट कॉलम में अगर पॉजिटिव मतलब इफ इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज नो साइन चेंजेस देन द सिस्टम इज स्टेबल। अब वो कंसेप्ट पुराना हो गया क्योंकि अब ऑक्सिलरी इक्वेशन पिक्चर में आया है इसलिए। एंड अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन पिक्चर में आएगा, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन पिक्चर में आएगा तो वो सिमेट्रिकल रूट्स देता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सी आई एम गिविंग यू वेरी वेरी गुड कंसेप्ट ओवर हियर। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो मैं बोल सकता हूँ कि आप इस ऐसे क्वेश्चन ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है उसको विद इन 10 और 20 सेकंड में निपटा सकते हो। मैं क्या बोला, विद इन 10 और 20 सेकंड में निपटा सकते हो। ओके अब देखिए अगर आपके पास ये है, समझ लो ऐसा है, ओके तो अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास तो वो सिमेट्रिकल रूट्स देता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्रिकल रूट्स देता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। या तो अगर सेकंड ऑर्डर वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड ऑर्डर वाला आपके पास अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा तो सिमेट्रिकल रूट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब क्या सर, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिकल रूट्स मतलब क्या, यहाँ पर आ जाइए, सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। एक पोल अगर यहाँ पर होगा आरएचएस में तो दूसरा पोल फॉर श्योर यहाँ पर आएगा ही आएगा। मतलब सर मतलब यहाँ पर 2 होगा तो भाई उसको यहाँ पर -2 आएगा ही आएगा, उसका सिमेट्रिकल -2 यहाँ पर आएगा ही आएगा, वो पक्की बात है। ऑक्सिलरी इक्वेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके अब वापिस से सेकंड ऑर्डर में ये भी तो हो सकता है सर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, हाँ तो मतलब ये 2j हो सकता है तो ये -2j होगा, ये 2j हो सकता है तो ये -2j होगा। अगर सर फोर्थ ऑर्डर हो तो
तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना, ये सिमेट्रिकल रूट्स ही हुए ना। देखो सबके सब अगर फोर्थ ऑर्डर होगा तब की बात कर रहा हूँ, तो 4 रूट्स मिलेंगे और वो भी इस तरीके से सिमेट्रिकल रूट्स, सिमेट्रिकल रूट्स। ओके सर, तो फोर्थ ऑर्डर होगा ना, फोर्थ ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा, तब ये भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ ऑर्डर में आपको दोनों ही रिपीटेड सिमेट्रिकल रूट्स मिल जाए एक ही जगह पर। मतलब यहाँ पर जे, सॉरी माइनस जे होगा ना, एंड यहाँ पर जे, बट प्लस जे पे 2 पोल्स, माइनस जे पे 2 पोल्स, बट हुए कैसे, सिमेट्रिक पोल्स। या तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ ऑर्डर होगा तब यहाँ पर मिल सकते हैं, बट सिमेट्रिकल मिलेंगे सर, वो पक्की बात है, सिमेट्रिकल। क्लियर। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सर ऑक्सिलरी इक्वेशन सिमेट्रिकल रूट्स मतलब कैसे। अब देखो, जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिला, मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा मिला था, यहाँ पर आ जाइए, ये मिला था, हाँ सर ये मिला। अब इसको सोल्व कर दीजिए जरा, अब इसको सोल्व कर दीजिए जरा, इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 2 जे मिला सर एक, एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस जे मिला। एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 2 जे मिला, एंड एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस जे मिला। मतलब क्या सर, मतलब क्या, यहाँ पर आ जाइए वापिस से, यहाँ पर आ जाइए, एक प्लस अंडर रूट 2 जे था, एक माइनस अंडर रूट 2 जे था, एक प्लस जे था, एक माइनस जे था, बट है तो चारों के चारों पोल सिमेट्रिक ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके सिमेट्रिक यहाँ पर है, प्लस जे के सिमेट्रिक यहाँ पर है, बट आपको सिमेट्रिकल रूट्स मिलेंगे, सिमेट्रिकल रूट्स मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये इसको सोल्व करने के बाद आपको पता चल गया। क्लियर। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है वो सिस्टम के रूट्स भी बोले जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 पोल्स आपको मिल सकते हैं S⁵ में से, जरा हाँ या ना बोल दीजिए। 5 पोल मिल सकते हैं, क्योंकि S⁵ मतलब 5th ऑर्डर इक्वेशन थे, ये 5th ऑर्डर इक्वेशन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स आपको मिलेंगे कितने, 5, उसमें से 4 पोल्स आपको मिल गए। तो मतलब ये भी बोला जाता है कि चलो RH क्राइटेरियन से आप लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते, बट मैंने वो भी बोला था कि हर एक केसेस में आपको RH क्राइटेरियन से लोकेशन नहीं मिलेगा। बट देखो 5th पोल का आपको लोकेशन अभी भी मालूम नहीं है, वो है कहाँ पर, वो कोई बोल सकता है 5th पोल कहाँ पर हो सकता है, RHS में या LHS में, उसका लोकेशन मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, बट मैं बोल सकता हूँ कि इस साइड होगा या इस साइड होगा या इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पर साइन चेंजेस नहीं हो रही थी, मैं क्या बोला, साइन चेंजेस नहीं हो रही थी। तो सर यहाँ पर जो एक पोल की आप बात कर रहे हो ना, एक पोल की, वो यहाँ पर लाई कर रहा है LHS में। तो ये सिस्टम कैसी हो गई, ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मार्जिनली स्टेबल हो गई सिस्टम। बट अभी भी और एक बात, अगर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गई वो कोई बात नहीं, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गई वो ठीक बात है, बट अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन में से, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पर था, S⁴ पे, तो S⁴ के नीचे, S⁴ के नीचे, S⁴ के नीचे अगर जो साइन चेंज हुई होती S⁴ के नीचे, तो वो जो भी पोल मिलता, वो अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते तो भी वो रूट्स आपको मिल जाते। मतलब क्या कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर S⁴ पे, आप देखिए S⁴ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अगर उसके नीचे कोई भी साइन चेंज होती तो आप बोल सकते थे कि सर इतने नंबर ऑफ पोल्स RHS में है, बट वो पोल्स एक्चुअली वो रूट्स किसके होते, ऑक्सिलरी इक्वेशन के ही होते। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन 4th ऑर्डर मिल रहा है आपको, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको 4th ऑर्डर मिल रहा है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे आपको कोई भी साइन चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे आपको साइन चेंज नहीं दिख रहा है, उसका मीनिंग क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो मिलने वाले हैं वो तो भी इमेजिनरी एक्सिस पर ही मिलने वाले हैं। अगर उसके नीचे एक भी साइन चेंज हुआ होता तो मैं बोलता कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक पोल RHS में लाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता था कि वो सिस्टम अनस्टेबल है। वो भी एग्जांपल है हमारे पास, बट अभी ये सिंपल एग्जांपल लिया कि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालना है और उसमें से रूट्स कैसे निकालने हैं वो समझाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना, कि यहाँ पर ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गई। सर अभी और एक एग्जांपल ले रहा हूँ,
अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसके बाद ओके ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। वापस से एक बार आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर शो करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पर एस रेस टू क्यूब, यहाँ पर 0 0 0 आया था। उसके बाद उसकी ऊपर वाली रो को मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया था, एस रेस टू 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोला, उसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर जो कोफिशिएंट मिले मैंने उसको यहाँ पर रख दिया और वापिस से आगे बढ़ गया। बट ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे एक भी मुझे साइन चेंज नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि जो भी पोल मिलेंगे वो इमेजिनरी एक्सिस पर ही मिलेंगे और बाकी का जो एक पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगी, बात खत्म हो जाती। ओके और एक बात कि यहाँ पर जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है, यहाँ पर जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रहा है वो कौन से ऑर्डर पे मिल रहा है? इवन ऑर्डर पे मिल रहा है। आप देखिए एस रेस टू 4 ऑर्डर पे मिला, एस रेस टू 4 ऑर्डर पे मिला, और रो ऑफ जीरोस आपको कहाँ पर मिल रही है? ओड ऑर्डर में। अब गौर कीजिएगा, रो ऑफ जीरोस आपको यहाँ पर मिली थी, कहाँ पर? यहाँ पर आपको रो ऑफ जीरोस मिली थी ओड ऑर्डर पे, और आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया इवन ऑर्डर को। तो ये ऑलवेज आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो इवन ऑर्डर पे ही आपको मिलेगा। अगर आपको इवन ऑर्डर पे नहीं मिल रहा है ना, इन बिटवीन कहीं पर मिल रहा है, तो आप एक बार वापिस आपका एरर चेक कर लीजिएगा, वो इवन ऑर्डर पे ही मिलेगा आपको ऑलवेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। और वो क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होंगे। तो मतलब या तो सिमेट्रिकल कब हो सकते हैं, या तो दो होंगे तब हो सकते हैं ना, कि एक यहाँ एक यहाँ। अगर चार होंगे तो भी पॉसिबल है, अगर तीन रूट्स है तो मैं उसको सिमेट्रिकल कैसे बना सकता हूँ? क्लियर? तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो ऑलवेज इवन ऑर्डर में होगा। ओके अब एक शॉर्टकट की बारी है, तो वो शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने एग्जाम्पल एक लिया था, यहाँ पर वापस से शो करवा देता हूँ। थर्ड ऑर्डर यहाँ पर लिखता हूँ, थर्ड ऑर्डर। अभी हम लोग एस रेस टू 6 तक काम कर लिए है ना, एक्स रेस टू 6 तक काम कर लिए। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम को देखना होता है। फर्स्ट कॉलम अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ रही है, सिंपल केस की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ रही है तो उतने नंबर ऑफ पोल्स आरएचएस में लाई कर रहे हैं और बाकी के नंबर ऑफ पोल्स एलएचएस में लाई कर रहे हैं। अगर आपको एप्सिलॉन लेने की जरूरत पड़ रही है, एप्सिलॉन लेने की जरूरत, तो मैंने बोला है कि आपको सिंपल कमेंट दे दिया कि अगर एप्सिलॉन आ गया तो अगर उन लोगों ने स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है तो डायरेक्टली कमेंट करके आ जाओ कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, अगर आपके आरएच एरे में एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो। बाद में वो लोग अगर ऐसा पूछ रहे कि कितना नंबर ऑफ पोल्स एलएचएस में और कितना नंबर ऑफ पोल्स आरएचएस में लाइक कर रहे हैं तो वो अलग बात है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब पूरा का पूरा टेबल तब सोल्व करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में रो ऑफ जीरोस पहले तो ओड ऑर्डर में आएगी, उसका उसके ऊपर का जो कोफिशिएंट वाला रो होगा उसको हमको लेना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और सर आपने बोला कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जब भी आएगा तो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल रूट्स आपको दे देगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब भी आएगा तो सिमेट्रिकल रूट्स दे देगा, तो सिमेट्रिकल रूट्स के लिए सर उसको इवन ऑर्डर होना जरूरी है। ओके विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ने बोला। अब थर्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको शॉर्टकट देने जा रहा हूँ, और वो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, उसमें कुछ दूसरी नई बात नहीं है ना। एस क्यूब 8 स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये फर्स्ट जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल? ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब ये कैसी सिस्टम से स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी होती है कि आप इसके लिए क्या करने वाले हो, मतलब जिसको पता है वो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि यहाँ पर आप फर्स्ट के लिए आप क्या करोगे। सर आरे चेहरे बनाना स्टार्ट कर देंगे, एस एस टू 2 एस एस टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 1 2 8 3। so 8 into 2 16 minus 3 13 by 8, 13 by 8। यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 3 0। मतलब सर if we observe the first column, then in the first column we are not getting any sign changes, so this system is stable। and also here we didn't get the auxiliary equation also, so this is the stable system। क्लियर? अगर सेकंड के लिए बात करें हम लोग, एस रेस टू क्यूब, एस रेस टू 2, एस रेस टू 1, एस रेस टू 0, 1 1
8 10 में से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, 4 5, क्लियर। सो 4 into 1 4 minus 5, so minus 1 by 4 0, and over here you will get 0, clear. So the third over here you will get 5 na, over here you will get 5. So this system is unstable. Okay, now what about third one? What about the third one? Okay, s raised to 3 2 1 0. अब यहाँ पर 8 4, मतलब यहाँ पर कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0, यहाँ पर 0 आया। अब यहाँ पर भी 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 ही आएगा क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सर ऑक्सिलरी मतलब ये आपको रो ऑफ जीरोस मिला है ना, रो ऑफ जीरो। तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बनाना पड़ेगा, इसको 2s² + 1 = 0, क्लियर। अब उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो, 4s + 0, तो 4 आपको यहाँ पर पुट करना है, 4 आपको यहाँ पर पुट करना है, एंड 0 यहाँ पर। अब 4 into 1 4 minus 0 divided by 4 1, you will get 1। बट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हर एक साइन मतलब कोई भी साइन चेंजेस नहीं है ना, बट आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन हुआ था, तो 2s² + 1 = 0, so a² = -1/2, so you can say s = ± j√1/2, क्लियर। ऐसा कुछ आपको एक दो पोल्स मिलेंगे ना, तो मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस पर है, और वे भी कैसे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सर वापिस से एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, देख लीजिए, है ना। तो सिमेट्रिकल रूट्स मिले ऑक्सिलरी इक्वेशन का, मैंने बोला था इवन ऑर्डर पे मिला, रो ऑफ जीरो ओड ऑर्डर पे मिला, वो सब बात सही है सर। और ये कैसी हो जाएगी, बाकी का रेस्ट ऑफ द पोल जो है वो यहाँ पर होगा, तो ये सिस्टम कैसी हो जाएगी, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल, बट एक ऐसी शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब कि ऑलमोस्ट सबको पता होती है, जिसको नहीं पता मैं डायरेक्टली बोल दूंगा यहाँ पर कि अगर आपको फॉर्म ऐसा मिल रहा है, s³ के लिए ही ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है। अगर आपको फॉर्म ऐसा मिल रहा है s⁻³ वाला, है ना, ऐसा थर्ड ऑर्डर का एक तो इक्वेशन होना चाहिए, and all the coefficients should be the positive coefficient, then and then this shortcut is applicable. Over here if I will put minus, if I will put negative sign over here, then this shortcut is not applicable. So you have to first match your equation with this particular form, है ना, मतलब थर्ड ऑर्डर and all the coefficients should be positive. ओके सर, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आया 16, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कोफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 into 1, क्लियर। अगर ये ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है तो मतलब स्टेबल होगा। ये स्टेबल था, हाँ या ना, ये सिस्टम स्टेबल था। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8 आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 आया। अगर ये ग्रेटर देन है तो अनस्टेबल, अनस्टेबल। एंड इन दोनों का यहाँ पर थर्ड के लिए मल्टीप्लीकेशन कर दो, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8 = 8 मिलेगा, तो ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। अगर मैं जनरलाइज एक आपको इक्वेशन यहाँ पर लिख दूं, तो as³ + bs² + cs + d = 0। अगर आपका कोई ऐसा इक्वेशन मिल गया थर्ड ऑर्डर वाला, और जिसके सब भी कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो अगर आप मतलब इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, इफ BC is greater than AD, if BC is greater than AD, then your system is stable. If BC is less than AD, then your system is unstable, and if BC is equal to AD, then your system is marginally stable, marginally stable. I hope you got it. And ये जो शॉर्टकट है वो आपको कहीं जगह पर काम आने वाली है ना, कहीं जगह पर, मतलब गेट पे भी, गेट के क्वेश्चन में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, और हम लोगों के पास क्वेश्चंस भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर।
तो उसके हिसाब से आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके आप आंसर दे सकते हो। अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब BC ग्रेटर देन AD मतलब आपको समझ में आया? अगर आप देखिए ये इक्वेशन, ये जो मैंने आपको इक्वेशन दिया ना, जनरलाइज इक्वेशन AS क्यूब प्लस BA स्क्वायर प्लस CS प्लस D, उसको आप RH एरे में फॉर्म कर दीजिए। RH एरे में आप उसको फॉर्म कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्योंकि फर्स्ट कॉलम को तो वापिस से मीन्स इन द फर्स्ट कॉलम देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंजेस। So if you don't want any sign change in the first column, then this is the must condition. This will be the must condition. BC should be greater than AD. अब इसको फॉर्म कीजिए, तो इसको फॉर्म कर दीजिए AS क्यूब प्लस BA स्क्वायर प्लस CS प्लस D, इसका RH एरे क्रिएट कीजिए और उसमें देखिए आप यही ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। मैंने डायरेक्टली दे दिया, यही ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। प्लीज ओके ओके, इज इट ओके? कर लेना है ना, खुद से एक बार देख लेना। इसका RH एरे क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि मैंने BC ग्रेटर देन AD क्यों लिखा था, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में उसको हमको पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि पहले से ये A B वो सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए तो पॉजिटिव रखना होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्टेबल, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो अनस्टेबल, अगर ये इक्वल टू हो जाएगा तो मतलब रो ऑफ जीरोस को क्रिएट कर देगा तो मार्जिनली स्टेबल। क्लियर? बट ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी तक आया है तो आपने क्या देखा है कि सर यहाँ पर भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था तो वो मार्जिनल स्टेबल हुई थी, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था तो वो मार्जिनल स्टेबल हुई थी। बट मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे दूंगा कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट हो रहा है तो वो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल भी हो सकती है या तो फिर अनस्टेबल हो सकती है। मार्जिनल स्टेबल भी हो सकती है या तो फिर अनस्टेबल हो सकती है, बट इट नेवर बी द स्टेबल सिस्टम। और कंक्लूजन कि साइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए, साइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो फर्स्ट कॉलम में अगर आपको सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव 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 मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि सर एक भी साइन चेंज नहीं हो, तो ये इसका कोई भी पोल RHS में लाई नहीं कर रहा है। बट समझ लो आपको ऐसा कुछ मिला, समझ लो नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो भी इसका कोई भी पोल RHS में लाई नहीं करेगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुई। हमारा मैटर क्या है कि साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोला? साइन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा हमको ऑब्जर्व करना है। ओके, ये पॉजिटिव 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 हो या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब द फर्स्ट क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन, क्योंकि सी all the coefficients, all the s terms should be present over here, so you can't take k is equal to 0, है ना? So k is greater than 0 actually, because k will come into the last row of the RH array, so k should be greater than 0. and then to make the system stable, sir अभी आपने दिया है एक शॉर्टकट, 6 should be greater than k, nothing else, 6 should be greater than k। तो यहाँ पर डायरेक्टली हो गया, ये क्वेश्चन में भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली हो गया। इसलिए s क्यूब s स्क्वायर s रेस टू 1 s रेस टू 0, यहाँ पर 1 then 2 then 3 then k, 6 minus k divided by 3 0 and over here k will come। तो हमको तो भाई कोई भी साइन चेंज नहीं चाहिए, मतलब 6 ग्रेटर देन 0 and 6 minus k divided by 3 should be greater than 0, so k greater than 0, 6 should be greater than k, so this is the answer actually, the A is your answer। मतलब आप अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 0 लेस देन k लेस देन 6, A should be your answer। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर उन लोगों ने क्या पूछा है? द नंबर ऑफ ओपन राइट हाफ प्लेन इज, ओपन राइट हाफ प्लेन पोल्स ऑफ जी ऑफ एस इज, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है कि भाई राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स लाई कर रहे हैं, बट ओपन लूप के ही बोले हैं, ओपन लूप के ही बोले हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जी ऑफ एस दिया है और ओपन लूप के ही राइट हैंड साइड नंबर ऑफ पोल्स आपको पूछ रहे हैं। क्लोज लूप मत कर देना डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर कई बार गलती कर देते स्टूडेंट कि सिर्फ जी ऑफ एस के बारे में पूछते हैं तो भी वो क्लोज लूप करके ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर पूछा है सिर्फ जी ऑफ एस के लिए तो जी ऑफ एस के लिए ही आंसर देना सीखिए। और गेट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है वो, मतलब जो भी पूछ रहा है वो क्लियर कट पूछेगा आपको, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घुमा देगा या आपको कंफ्यूजन में ला के रख देगा।
how many number of poles are lying in the RHS. Okay, so now s raised to 5, s raised to 4, s raised to 3, 2, 1, 0। देखो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस आए हैं ना इस फॉर्म वाला, हम लोगों ने वैसे भी कर लिए, तो अब तो होमवर्क में भी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन। 2, 6, 2, 6 एंड यहाँ पर 3, गलत नहीं होना, 1, 3, 5, 2, 6, 3। ओके, -6 - 6 0। ओके, एंड 10 - 3 7/2, यहाँ पर 10 - 3 7/2, और यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर मैंने बोला था एप्सिलॉन आएगा तो सिस्टम तो अनस्टेबल होगी ही, है ना। तो मतलब RHS में 0 तो ये आ ही नहीं सकता कभी। ये क्वेश्चन मतलब ए ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाएगा। RHS में 0 ये तो कभी हो नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 एप्सिलॉन - 7 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, मतलब नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको। देन 3 एप्सिलॉन -0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, क्लियर। नाउ नेगेटिव वैल्यू -3 एप्सिलॉन माइनस एंड डिवाइडेड बाय माइनस, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पर। देन 0 0 एंड देन 3 0 0। so you are getting first change and then second change, so this is C is your answer। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अब देखो है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। उसमें द कंडीशन फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी इज, कि मतलब वेयर के इज द फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए कि अगर के ये जो सिस्टम है उसको आपको स्टेबल बनाना है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसको स्टेबल बनाना है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो स्टेबल सिस्टम होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, मतलब जो कंडीशन चाहिए वो क्या क्या होगी। एक तो ऑल द कोफिशिएंट्स शुड बी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, है ना, एंड all the s terms should be present in the characteristic equation, then and then your system may stable, it may be stable or it may be unstable, but stability के लिए ये तो चीज है ही, stable अगर आपको चाहिए सिस्टम तो उसके लिए ये कंडीशन चाहिए हमको कि भाई all the coefficient should be positive coefficient and all the s terms should be present in the characteristic equation। बट अगर ये कंडीशन प्रूव नहीं हो रही है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये भाई अनस्टेबल होगी, मार्जिनली स्टेबल होगी, जो कुछ भी होगी, बट ये स्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको आपको स्टेबल बनाना है, तो ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि k इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा, k इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो ये तो एक एस स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग हो जाएगा, तो ये सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं बन सकती। बाद में अगर -2.258 पुट कर दिया तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगी तो ये भी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। तो बाकी बचे ये दो, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा एक्चुअली में। और वो भी अगर आप पुट कर दोगे ना यहाँ पर, वो भी अगर आप 0.528 अगर आप देखो आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो वो अगर आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो भी आप देख सकते हो कि अगर 0.528 किया तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट इस और आउटर प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर लीजिए। अगर ये जो BC है अगर 0.258 अगर आप के की अलावा मतलब के की जगह पर पुट कर रहे हो तो ये जो BC आपको मिलेगा अगर वो ग्रेटर देन AD मिल रहा है तो बात ठीक है, अगर वो लेस देन मिल रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगी। तो बाद में यही एक ऑप्शन बचेगा, वो देखना होता है आपको, एक्चुअली वो देखना होता है आपको। और ऑप्शन पे से जाने को मैं नहीं बोल रहा, बट यहाँ पर दिख रहा है, मैंने आपको बोला कि कई बार ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्टली ऑप्शन पे से भी आप आंसर दे सकते हो, है ना। और कई बार देखा भी है कि भाई 2 मार्क का क्वेश्चन जो है 2 मार्क का
वो भी स्टूडेंट डायरेक्टली स्टार्ट कर देते कैलकुलेशन करना। बट एक बार ऑप्शन को भी देख लीजिए, जब आप पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन, तो साथ साथ ऑप्शन को देख लीजिए। देखो मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बोल दिया कि k इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, k इक्वल टू -2.258 हो नहीं सकता, तो ये दोनों में से कुछ हो सकता है। तो उसमें भी 0.528 अगर मैं पुट करूंगा तो ये तो वापिस से 0 के नजदीक ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, मतलब 1 2 3 जो भी आपको समझना है। क्लियर, 0.5 ले लो, समझ लो इसको, तो 1/2 मतलब ये 3 आ जाएगी, और ये भी 3 समझ लो, 3। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि 0.528 है, तो मतलब छोटी वैल्यू जो अभी नया नया स्टेटस निकला है ना कि जो कंसिस्टेंस आप अगर आप एफर्ट करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा चीज है। 0.528 यहाँ पर एक बार पुट करके देख लीजिए, और k इक्वल टू 2 एक बार पुट करके देख लीजिए। और दूसरी मेथड कौन सी है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, समझ लो शायद किसी को ऐसा लगे कि सर ये डायरेक्टली हमसे नहीं हो पाएगा, तो ओके, अगर किसी से डायरेक्ट ना हो पाए तो ये सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए एक तो नेसेसरी कंडीशन है ही, वो तो आपको पता ही है। कौन सी नेसेसरी कंडीशन है सर? ये वाली 6k इंटू k प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 8। 6k इंटू k प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 8। 6k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 8 ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब यहाँ से इसके रूट्स निकाल दो, यहाँ से इसके रूट्स निकाल दो। 3k स्क्वायर प्लस 4k, सॉरी 2 कॉमन ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 6k माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसके रूट्स निकाल दो। तो यहाँ पर रूट्स आपको शायद ऐसे मिलेंगे, k माइनस 0.528, k प्लस k प्लस 2.28, मतलब ये जो 2.25 है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, so k should be greater than 0.528 and it should be greater than 0 minus 2.285, ऐसा कुछ मिल रहा होगा आपको, देख लेना एक बार। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है ये, कहाँ पर गया, यहाँ पर बी, बी है ना। दोनों मेथड से मैंने आपको बोला कि ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए और बी पुट करके एक बार। और अगर आपको उस तरीके से नहीं जाना है तो ये भी अपने पास एक शॉर्टकट है कि बीसी शुड बी ग्रेटर देन एडी, तो उसके हिसाब से आपको ये रूट्स निकालने होंगे। रूट्स निकालने में थोड़ी सी देर लगेगी आपको, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एक्चुअली। k should be greater than 0.2528 and it should be greater than minus 2.285. I hope it is crystal clear to you people. बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, ऑल द कोफिशिएंट शुड बी द पॉजिटिव कोफिशिएंट एंड ऑल द टर्म्स शुड बी प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तभी शायद सिस्टम स्टेबल हो सकती है। स्टेबल ही होगी ऐसा मैं नहीं बोल सकता, बट अगर कोई एस टर्म मिसिंग है या तो कोई नेगेटिव साइन आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो आप बोल ही देना कि भाई ये स्टेबल तो नहीं होगी, एटलीस्ट ये स्टेबल तो नहीं होगी। क्लियर? ओके, नाउ विल सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ के जरिए आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर देखते ही आंसर आपका आ जाएगा, जो मैंने शॉर्टकट दी है वही है। गेट क्वेश्चन है ना, ये सब गेट क्वेश्चन है, और आप देखो कि उन्होंने कितने क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर से पूछ रखे हैं उन लोगों ने, देखो, और डायरेक्टली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ना। और थर्ड ऑर्डर के लिए भी मैंने आपको बोला कि होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, कि all the coefficients should be present, then all the coefficients should be positive and the order should be third, then and then this shortcut is applicable। हाँ, अगर SS2 4 है तो ये शॉर्टकट मत अप्लाई कर बैठना है ना, अप्लाई भी नहीं होगी वैसे तो, बट कुछ ट्राई मत करना ऐसी वैसी। वेरी गुड, BC should be greater than 1। क्लियर? हाँ सर,